ये आकाशवाणी है। अब आप विशाल शर्मा से संसद में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा सुनिए। पहले राज्यसभा। लेखिका हैं पीटीआई भाषा की मनीषा श्रीवास्तव। राज्यसभा की कार्यवाही आज अपने निर्धारित समय से करीब 1.5 घंटा पहले ही पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। सदन की कार्यवाही निर्धारित समय से पहले स्थगित करने का प्रस्ताव कांग्रेस की तरफ से आया, जिसे सरकार ने मान लिया। शुक्रवार होने के कारण उच्च सदन में भोजनावकाश के बाद गैर सरकारी कामकाज निर्धारित था। शुरुआती करीब 45 मिनट में कई सदस्यों ने अपने निजी विधेयक पेश किए। इसके बाद राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एसपी की फौजिया खान के निजी विधेयक बच्चों का यौन शोषण अपराधों से संरक्षण विधेयक पर चर्चा आगे बढ़ाई गई और इसमें आम आदमी पार्टी की स्वाति मालीवाल ने भाग लिया। मालीवाल का भाषण पूरा होने के बाद कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने उपसभापति हरिवंश के समक्ष प्रस्ताव रखा कि आज शुक्रवार होने के कारण सदस्य अपने अपने क्षेत्र जाने के लिए जल्द निकलना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि यदि सदन में सहमति हो तो बैठक को अपराह्न 4:30 बजे के बजाय अभी स्थगित कर दिया जाए। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने उनके इस प्रस्ताव का समर्थन करते हुए कहा कि यदि सदन इस पर सहमति दे तो सरकार को कोई आपत्ति नहीं है। इसके बाद उपसभापति ने बैठक को कल तक के लिए स्थगित कर दिया। उच्च सदन में आज दोपहर 2 बजे से अपराह्न 4:30 बजे तक गैर सरकारी कामकाज होता है। इसके तहत सदन में कुल 31 निजी विधेयक पेश किए गए, जबकि एक निजी विधेयक को वापस लिया गया। भोजनावकाश के बाद उच्च सदन में गैर सरकारी कामकाज शुरू हुआ, जिसमें इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के हारिस बीरन ने और शिवसेना की प्रियंका चतुर्वेदी ने 3 निजी विधेयक पेश किए। तेलुगु देशम पार्टी के मस्तान राव यादव बीधा ने, आम आदमी पार्टी के संत बलबीर सिंह ने एक निजी विधेयक पेश किया। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के ए रहीम ने 3, राष्ट्रीय जनता दल के मनोज कुमार झा ने 1, भाजपा के संजय सेठ ने 3, मनोनीत सतनाम सिंह संधू ने 3 और आम आदमी पार्टी की स्वाति मालीवाल ने 2 निजी विधेयक पेश किए। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की फौजिया खान ने 1, भाजपा के अजीत माधवराव गोपछड़े ने 3, द्रुमुक के पी विल्सन ने 2, भाजपा के सुजीत कुमार ने 2, राजद के ईडी सिंह ने 1 तथा निर्दलीय कार्तिकेय शर्मा ने 2 निजी विधेयक पेश किए। भारतीय जनता पार्टी के भीम सिंह ने पूर्व में पेश किए गए अपने निजी विधेयक शहरी क्षेत्र विकास एवं नियमन को सदन की अनुमति से वापस ले लिया। इसके बाद राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एसपी की फौजिया खान के निजी विधेयक बच्चों का यौन शोषण अपराधों से संरक्षण पर चर्चा आगे बढ़ाई गई और इसमें आम आदमी पार्टी की स्वाति मालीवाल ने भाग लिया। निजी विधेयक पर चर्चा अधूरी रही और बैठक 2:45 पर सोमवार 9 फरवरी को सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। इससे पहले आज सुबह 11 बजे उच्च सदन की बैठक शुरू होने पर शून्यकाल सामान्य तरीके से चला, जिसमें सदस्यों ने आसन की अनुमति से लोक महत्व से जुड़े अपने मुद्दे उठाए। भारतीय जनता पार्टी के सुजीत कुमार ने वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनने के लक्ष्य को पूरा करने में अनुसंधान की भूमिका को महत्वपूर्ण बताते हुए अनुसंधान के लिए कॉर्पोरेट समर्थन से आवंटन बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि अनुसंधान के लिए हर साल बजट आवंटन किया जाता है, लेकिन चिंता की बात यह है कि भारत अपने सकल घरेलू उत्पाद का मात्र 0.7% ही अनुसंधान पर खर्च करता है, जबकि चीन अनुसंधान पर अपनी जीडीपी का 2.5%, अमेरिका 3.5% और इजराइल 5.2% खर्च करते हैं। उन्होंने कहा कि विकसित देशों में निजी क्षेत्र अनुसंधान पर 36% तक खर्च करते हैं, जबकि हमारे देश में ये राशि न के बराबर है। उन्होंने कहा कि हमारे देश में कंपनियों के कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व के सफल मॉडल को देखते हुए बड़ी कंपनियां अनुसंधान पर अधिक राशि खर्च कर सकती हैं। कांग्रेस के राजीव शुक्ला ने सोशल मीडिया के नकारात्मक प्रभावों पर चिंता जताते हुए कहा कि यह न सिर्फ समाज की बातचीत को बल्कि हमारे लोकतांत्रिक ढांचे को, हमारे युवाओं के मानसिक स्वास्थ्य और सार्वजनिक विश्वास की नींव को भी हिला रहा है। सदन में मौजूद सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव का ध्यान आकर्षित करते हुए शुक्ला ने मांग की कि सोशल मीडिया मंचों पर डाली गई सामग्री के लिए जवाबदेही तय की जाए और सोशल मीडिया के लिए नियम तय किए जाने चाहिए। उन्होंने अनुरोध किया कि ऐसी नीति बनाई जानी चाहिए जिसमें कंपनियों की जवाबदेही, सामग्री की समीक्षा और पारदर्शिता के लिए स्पष्ट निर्देश हों। समाजवादी पार्टी की जया बच्चन ने
विशेष देखभाल की जरूरत वाले बच्चों का मुद्दा उठाया और सरकार से मांग की कि देश में ऐसे बच्चों की संख्या को देखते हुए अनुकूल शिक्षा प्राप्त प्रशिक्षक तैयार किए जाएं। बच्चन ने कहा कि एक अनुमान के अनुसार देश में विशेष देखभाल की जरूरत वाले 18 से 20 बच्चों के लिए अनुकूल शिक्षा प्राप्त केवल एक प्रशिक्षक उपलब्ध है, जबकि विश्व स्वास्थ्य संगठन के दिशा निर्देशों के अनुसार ऐसे 18 से 20 बच्चों के लिए अनुकूल शिक्षा प्राप्त 5 से 6 प्रशिक्षकों की जरूरत है। उन्होंने कहा कि स्कूलों में बच्चों में डिसलेक्सिया की पहचान करने वाले अनुकूल शिक्षा प्राप्त प्रशिक्षकों की बेहद कमी है। डिसलेक्सिया में बच्चे को पढ़ने लिखने में परेशानी होती है। स्कूलों में करीब 10 से 15% बच्चों को ये समस्या होती है और समय रहते इसका पता चलने पर इलाज हो सकता है। इलाज के बाद ऐसे बच्चे भविष्य में अपनी प्रतिभा से सफल करियर बनाते हैं और सामान्य जीवन जीते हैं। बच्चन ने मांग की कि देश में विशेष जरूरत वाले बच्चों की संख्या को देखते हुए विशेष प्रशिक्षक तैयार किए जाएं ताकि ऐसे बच्चों का भविष्य बेहतर बन सके। भाजपा के डॉक्टर अनिल सुखदेवराव बोंडे ने लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर कहलाने वाली दुर्लभ बीमारियों के इलाज के लिए केंद्र सरकार की ओर से हर बच्चे को एंजाइम परिवर्तन थेरेपी के लिए दी जाने वाली 50 लाख रुपए की राशि बढ़ाने की मांग की। उन्होंने कहा कि इस राशि के खत्म होने के बाद अगर बच्चे का इलाज रुकता है तो उसकी बीमारी फिर से उभर आती है और जान जाने का भी खतरा होता है। उन्होंने कहा कि एंजाइम परिवर्तन थेरेपी के लिए 50 लाख रुपए की सीमा खत्म कर इस राशि को बढ़ाया जाना चाहिए ताकि ऐसे बच्चों का सतत इलाज हो सके। गोवा के भाजपा सांसद सदानंद शेठ तानावड़े ने राज्य में पर्यटन को निशाना बनाने वाली ऑनलाइन धोखाधड़ी के बढ़ते मामलों पर राज्यसभा में चिंता व्यक्त की और सरकार से फर्जी होटल बुकिंग प्लेटफॉर्म और डिजिटल भुगतान धोखाधड़ी के खिलाफ कड़े कदम उठाने का आग्रह किया। तानावड़े ने कुछ मामलों का उल्लेख करते हुए बताया कि कैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर फर्जी होटल, हॉलिडे होम और होम स्टे सूचीबद्ध हैं। उन्होंने बताया कि धोखेबाज नकली वेबसाइट बनाकर प्रसिद्ध होटल या बुकिंग पोर्टल की नकल करते हैं। भाजपा की ही सुमित्रा वाल्मीकि ने सरकारी और निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए 60 साल से अधिक उम्र के उनके बुजुर्ग माता पिता की देखभाल हेतु 45 दिन की अनिवार्य छुट्टी की मांग की। भाजपा की मेधा विश्राम कुलकर्णी ने पुणे और दिल्ली के बीच अब तक कोई सीधी प्रमुख ट्रेन न चलने को लेकर चिंता जताते हुए कहा कि ये सुविधा न होने के कारण छात्रों, पेशेवरों, व्यवसायियों और सरकारी अधिकारियों समेत लाखों लोगों को परेशानी हो रही है। आवारा पशुओं के कारण होने वाली दुर्घटनाओं और फसलों के नुकसान का उल्लेख करते हुए भाजपा के मिथिलेश कुमार ने मांग की कि गौपालकों की स्थायी नियुक्ति की जाए ताकि आवारा पशुओं की समस्या हल हो सके। भाजपा के इरण कराडी ने बेलगावी हवाई अड्डे से कम उड़ान संचालित होने का मुद्दा उठाया। उन्होंने एयरलाइनों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की जिन्होंने यात्रियों की जरूरत के बावजूद सेवाएं बंद कर दी हैं। शून्यकाल में ही भाजपा के सुभाष बराला, संगीता यादव, महाराजा संजाओबा लेशंबा, दोरजीत सेरिंग लेपचा, हर्ष महाजन, डॉक्टर भीम सिंह, नागेंद्र राय और डॉक्टर अनिल सुखदेवराव बोंडे, समाजवादी पार्टी के रामजीलाल सुमन, निर्दलीय सदस्य अजीत कुमार भुयान, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के सुभाष चंद्र बोस पिल्ली, द्रविड़ मुनेत्र कशगम के सदस्य आर गिरिराजन तथा मनोनीत सदस्य सुधा मूर्ति ने भी अपने अपने मुद्दे उठाए। इसके बाद भोजनावकाश हुआ और फिर गैर सरकारी कामकाज को लिया गया। दोपहर 12 बजे प्रश्नकाल के दौरान कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सदन में जानकारी दी कि देश में अब तक कुल 8 करोड़ 47 लाख से अधिक किसान पहचान पत्र जारी किए जा चुके हैं। वर्ष 2026-27 तक 11 करोड़ किसानों के लिए किसान पहचान पत्र जारी करने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में 19 राज्यों में किसान पहचान पत्र जारी किए जा रहे हैं। कृषि मंत्री ने कहा कि 2 करोड़ 90 लाख किसानों को राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल से जोड़ा जा चुका है। श्री चौहान ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार की कृषि नीति का उद्देश्य किसानों की आय बढ़ाना, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना और आम आदमी को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना है। उन्होंने कहा कि सरकार खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने, लागत कम करने, किसानों को उचित और लाभकारी मूल्य दिलाने और फसल के नुकसान की भरपाई करने के लिए काम कर रही है। श्री चौहान ने कहा कि कृषि को बढ़ावा देने के लिए मोदी सरकार प्रौद्योगिकी का व्यापक उपयोग कर रही है।
एक अन्य प्रश्न का उत्तर देते हुए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि पिछले 10 वर्ष में सुदृढ़ और निरंतर नीतिगत उपायों के कारण भारतीय रेल की वित्तीय स्थिति में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। श्री वैष्णव ने बताया कि ऊर्जा आवश्यकताओं पर होने वाला व्यय, जो पहले 37,000 करोड़ रुपए से अधिक था, अब घटकर लगभग 32,000 करोड़ रुपए रह गया है। उन्होंने कहा कि ऊर्जा लागत में कमी के बावजूद पिछले 4 वर्ष में रेल यातायात में 400 मिलियन टन की वृद्धि हुई है। उन्होंने इस उपलब्धि का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उठाए गए दूरदर्शी कदमों को दिया, जिनमें रेलवे का बड़े पैमाने पर विद्युतीकरण भी शामिल है। रोजगार सृजन के विषय पर वैष्णव ने कहा कि रेलवे ने 2014 से 2024 के बीच 5,04,000 रोजगार के अवसर प्रदान किए। उन्होंने बताया कि वर्तमान सरकार के तीसरे कार्यकाल के दौरान रेलवे में लगभग 1,50,000 लोगों को रोजगार दिया जा चुका है। उन्होंने कहा कि 18,000 लोको पायलटों की भर्ती प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और वर्तमान में रेलवे में विभिन्न श्रेणियों में 1,50,000 और नौकरियां प्रदान करने की प्रक्रिया जारी है। प्रश्नकाल के दौरान रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सदन को बताया कि अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत 170 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास का काम पूरा हो चुका है। एक पूरक प्रश्न के उत्तर में श्री वैष्णव ने कहा कि इस योजना के तहत विकास के लिए 1,300 से अधिक स्टेशनों की पहचान की गई है। श्री वैष्णव ने कहा कि सरकार यात्रियों की सुरक्षा और सुविधाओं के निर्माण पर ध्यान दे रही है। अब सुनिए लोकसभा में हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखक हैं पीटीआई भाषा के दीपक रंजन। लोकसभा में पूर्व सेना प्रमुख एमएम नरवणे के अप्रकाशित संस्मरण से जुड़े विषय तथा कुछ अन्य मुद्दों को लेकर आज भी गतिरोध बरकरार रहा और विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण सदन की बैठक एक बार के स्थगन के बाद सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। सदन में इस सप्ताह गतिरोध की स्थिति बनी हुई है और कांग्रेस समेत विपक्ष के सदस्य राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को पूर्व सेना प्रमुख नरवणे के एक अप्रकाशित संस्मरण का हवाला देते हुए चीन से टकराव का मुद्दा उठाने की अनुमति नहीं मिलने, विपक्ष के 8 सदस्यों को आसन की अवमानना के मामले में निलंबित करने समेत विभिन्न मुद्दों पर हंगामा कर रहे हैं। कल राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जवाब के बिना पारित कर दिया गया था। लोकसभा की कार्रवाई आज जब एक बार के स्थगन के बाद शुरू हुई तो स्थिति ज्यों की त्यों बनी रही। विपक्षी सदस्यों ने आसन के समीप पहुंचकर नारे लगाए। पीठासीन सभापति कृष्णा प्रसाद तेन्नेटी ने विपक्षी सदस्यों से सदन चलने देने और केंद्रीय बजट पर चर्चा में भाग लेने की अपील की। उन्होंने कहा कि आज बजट पर चर्चा है, आप उसमें अपने विषय उठा सकते हैं, कृपया सदन चलने दें। तेन्नेटी ने सदन में तख्तियां लहरा रहे कई विपक्षी सदस्यों को टोकते हुए कहा, ये उचित नहीं है और सदन में तख्तियां नहीं लाई जा सकती। नारेबाजी जारी रहने पर उन्होंने दोपहर 12:07 पर सदन की बैठक दिन भर तक के लिए स्थगित कर दी। इससे पहले आज सुबह 11 बजे जब सदन की बैठक शुरू हुई तो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू कराया और भारतीय जनता पार्टी के सांसद राजपाल सिंह का नाम पूरक प्रश्न पूछने के लिए पुकारा। इस दौरान कांग्रेस समेत विपक्षी दलों के सदस्य नारेबाजी करते हुए आसन के समीप आ गए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि प्रश्नकाल सभी सदस्यों का समय होता है और आज कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी का प्रश्न भी सूचीबद्ध है। उन्होंने कहा कि हंगामे के कारण इस सत्र में अभी तक सदन का 19 घंटे 13 मिनट का समय बर्बाद हो चुका है। ओम बिरला ने हंगामा कर रहे सदस्यों से कहा कि 140 करोड़ जनता की आपसे अपेक्षा रहती है कि सदन चले, यहां चर्चा और संवाद हो। अगर आप नियोजित तरीके से गतिरोध पैदा करना चाहते हैं, सदन की मर्यादाओं को समाप्त करना चाहते हैं, तो ऐसा सदन मैं नहीं चला सकता। उन्होंने कुछ मिनट के भीतर ही कार्रवाई दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी। लोकसभा में प्रश्नकाल बाधित होने से प्रश्नों के लिखित उत्तर सदन के पटल पर रखे गए। एक प्रश्न के लिखित उत्तर में स्वास्थ्य राज्य मंत्री प्रतापराव जाधव ने बताया कि केंद्र सरकार ने पिछले एक दशक में चिकित्सा शिक्षा को ज्यादा वहनीय बनाने के लिए विभिन्न केंद्र प्रायोजित योजनाओं के तहत मेडिकल कॉलेज अवसंरचना का विस्तार करने के ठोस प्रयास किए हैं। जाधव ने प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय मौजूदा जिला और रेफरल अस्पतालों से संबद्ध नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना के लिए एक केंद्र प्रायोजित योजना चलाता है, जिसमें उन क्षेत्रों और आकांक्षी जिलों को प्राथमिकता दी जाती है जहां कोई सरकारी या निजी मेडिकल कॉलेज नहीं है। महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के सिंगल विंडो डिजिटल प्लेटफॉर्म पंखुड़ी पोर्टल की शुरुआत हुई है। इसकी शुरुआत महिला एवं बाल विकास पहलों में व्यक्तियों, गैर सरकारी संगठनों, निगमों और प्रवासी भारतीयों की व्यवस्थित और पारदर्शी भागीदारी को सक्षम बनाने के लिए की गई है।